हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं विराम चिन्ह से संबंधित। इस वीडियो में विराम चिन्ह कंप्लीटली आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो को ध्यान तक देखना, अंत तक देखना। इस पूरी वीडियो में हमने सभी विराम चिन्ह जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं और जो जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सब इसमें कवर किया गया है। इस वीडियो के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 मिनट 3 मिनट वाली वीडियो नहीं है। यूट्यूब पर आती है कि 2 मिनट में विराम चिन्ह खत्म, 3 मिनट में विराम चिन्ह खत्म। आपको पता है, अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको एक गहन अध्ययन करना जरूरी है। एक आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, डीपली नॉलेज होनी जरूरी है किसी भी चीज़ के बारे में। क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा बनने जा रहे हो, यूपी पुलिस पे सिपाही पद पर बनने जा रहे हो, तो उसमें क्या ये 2 मिनट 3 मिनट वाली वीडियो काम करेगी? कभी नहीं करेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विराम चिन्ह के बारे में। हम विराम कहते किसको हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि विराम कहते किसको है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हम देखते हैं वक्ता। वक्ता किसको बोलते हैं? जो बोलता है। अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में कभी कभी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे मैं भी सांस ले रहा हूँ, बीच बीच में रुकता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान कंटिन्यू नहीं बोल सकता। जो हम बीच बीच में कुछ भी बोलते समय जब हम बीच में सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं विराम। विराम का मतलब होता है ठहराव या थोड़ी देर के लिए रुक जाना, रुकावट। ठीक है ना? और लिखने में देखो, बोलने में तो हम बता दिया कि ठीक है हमने विराम ले लिया, लेकिन जब हम लिखते हैं ना उस समय कुछ संकेत होते हैं जिनको, ये कुछ चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हम प्रकट करते हैं, उनको हम कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे आप मुंह से बोल रहे हैं तब तो आपने बता दिया कि मैं रुका, ठीक है, लेकिन क्या बता सकते हैं ये कौन सा चिन्ह है? जब हम लिखते हैं उस समय हमसे पूछा जाता है कि आपने ये कौन सा चिन्ह लगाया। तो आज हम उन सभी चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह जो होते हैं ना, किसी भी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वाक्य के अर्थ को मिनटों में बदल देते हैं। आप देख सकते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये पहला है, देखो पहला वाक्य देखो, उसे रोको मत जाने दो। इसमें कहा है कि उसको रोकिए मत, आप उसे जाने दीजिए। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है दूसरों में? ये क्या, कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम है। फिर यह कहा उसे रोको, यहाँ अल्प विराम लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे रोक लो, मत जाने दो। कहा कि उसे रोको, उसे अंदर मत जाने दो, और पहले में कहा था उसे रोको मत, उसे जाने दो। तो देखा आपने कि विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्ह से क्या बदल जाता है? शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं, उनकी मीनिंग बदल जाते हैं। तो यही सब हम इनमें जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में। आपको पूरी जानकारी इनके बारे में देते हैं अभी। अब सबसे पहले हम कुछ विराम चिन्ह हैं उनको समझ लेते हैं। अगर आपने ये इतना कर लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, सांकेतिक चिन्ह ये होता है, आप देख सकते हैं ऐसे पूर्ण विराम लगते हैं। ये अभी हम आपको वैसे ही बता रहे हैं ताकि आप समझ लें कि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। जो जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम का सांकेतिक चिन्ह ऐसा होता है, आप देख लीजिए, आपने ये देखे होंगे। पहले आप चिन्हों की पहचान कर लीजिए और आप इनको तुरंत पहले याद कर लीजिए। जब आप इनको याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन इन्हीं से ही बनेगा। आप इनको याद कर लो कि कौन सा चिन्ह कैसे बनता है, कौन सा चिन्ह कैसे बनता है। आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखिए अल्पविराम। अल्पविराम को लिखो, उसके बाद बिना देखे इसका सांकेतिक चिन्ह बनाओगे। सांकेतिक चिन्ह ऐसे बनता है। आप किसी स्लेट पर भी ये सब कर सकते हैं प्रैक्टिस, और बस आपने इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज, खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि पर्सनवाचक चिन्ह। तो पर्सनवाचक चिन्ह ऐसा होता है, आपने देखा होगा, पर जब हम किसी से पर्सन पूछते हैं तो पर्सनवाचक चिन्ह लगता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, डीपली पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ। यह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का सांकेतिक चिन्ह इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड कोमाज। फिर है आपका योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपका ये देखा होगा आपने, ये लगता है ऐसे। निर्देशक चिन्ह, इसका सांकेतिक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का है ये वाला सांकेतिक चिन्ह। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे, अभी आप बस खाली इनको याद कर लीजिए। फिर है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह होते हैं ये इस तरह के, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं। फिर बोलते हैं हंस पद या फिर त्रुटि बोधक।
ये वाला चिन्ह, इनके प्रयोग भी हम आपको बताएंगे आगे। फिर है लाघव चिन्ह, ये है लाघव, ये चिन्ह देखें। फिर लोप चिन्ह है, लोप चिन्ह ये बिंदी बिंदी जो होती है, डॉट डॉट, ये आपका लोप चिन्ह है। फिर अंत में है रेखा चिन्ह, ये रेखा जो खींची है पूरी, ये आपका रेखा चिन्ह है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इतना ही याद करना है, ये सब चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो इस तरह बनता है आकृति, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन सब यहीं से ही आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े अंदर से पूछ ले जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम देखते हैं, एक एक चिन्ह को हम देखेंगे। पहला हम पढ़ लेते हैं पूर्ण विराम के बारे में, इसको हम विराम भी कहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा विराम। देखो, अब क्वेश्चन यहां से एक बना है कि यह हिंदी का सबसे प्राचीन चिन्ह है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी का सबसे प्राचीन चिन्ह कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम, इसको विराम बोल सकते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, सबसे प्राचीन है। इसका अर्थ है भली भांति ठहरना, यानी भली भांति का मतलब है अच्छी तरह थोड़ा ज्यादा समय तक रुक जाना, भली भांति ठहरना। इसको आप अंग्रेजी में भी यूज करते हैं, देखो ना, फुल स्टॉप एक बिंदी से लगाते हैं, ये इसको अंग्रेजी में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसे हिंदी में कहें तो हिंदी में ये लाघव चिन्ह है अलग, लेकिन ये फुल स्टॉप अंग्रेजी में इसको ऐसे बोलते हैं, जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद में बिंदी लगा देते हैं, फुल स्टॉप, और हिंदी में उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्ण विराम को इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। आप समझ गए? विस्मयबोधक में तो आपको पता होगा, आपको ये वाला लगता है, और प्रश्नवाचक में ये वाला लगता है, ये वाला। तो इन दोनों चिन्हों को छोड़कर बाकी सभी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप? अब कुछ वाक्य देख लेते थे। जैसे पहला है कि वह घर जा रहा है, इसमें लगा है ये पूर्ण विराम। फिर दूसरा है वह स्कूल जाने वाला है, ये लगा है। प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक को छोड़ करके बाकी सब में लगना है ये चिन्ह, ये आपको याद रखना है। लड़का छत से नीचे गिर गया, इसमें भी लगा है, यहां पर भी पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने एक एक स्लाइड पर एक एक विराम चिन्ह को खत्म किया है, कंप्लीट किया है, ताकि आप आसानी से एक एक स्क्रीनशॉट ले सके और अच्छी तरह देख सके और पढ़ सके। इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अर्धविराम के बारे में, कि अर्धविराम क्या होता है। पहले तो सांकेतिक चिन्ह हमको याद होने चाहिए, ये इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है अर्ध मैंने आधा, आधा विराम, यानी थोड़ी समय के लिए कभी रुकना। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? सेमीकोलन बोलते हैं, अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। पूर्ण विराम को अर्धविराम को इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। पूर्ण विराम नहीं है, ये आपका अर्धविराम है। अर्धविराम को इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है जब दो उपवाक्य जोड़ने हो ना, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे हम बता सकते हैं कि मिश्रित वाक्य जो होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, ट्रिक रखे या फिर एक मेन चीज इसकी पहचान यही है कि ज्यादातर ये मिश्रित वाक्यों में होता है। मिश्रित वाक्यों में, मिश्रित वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, मिश्रित वाक्यों में, जिसमें किंतु परंतु ये सब आते हैं, यद्यपि, किंतु, लेकिन, किंतु लेकिन शब्द जहां आते हैं। जैसे देखो, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु, देखो ये कंप्लीट हो गया एक वाक्य पूरा। फिर दूसरा वाक्य यहां से स्टार्ट हुआ, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो दो ये मिश्रित वाक्य हैं, यानी किंतु लगने का मतलब जानते हैं, ये तो आप खैर आगे सेंटर से बताएंगे। इसका मतलब होता है कि ये वाक्य एक दूसरे पर निर्भर, जो जो दो वाक्य, जब भी दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वो मिश्रित होते हैं, एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना, पूर्ण नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका चिन्ह जो है अर्धविराम का है, मिश्रित वाक्यों में होता है, याद रखना, किंतु, लेकिन, जहां बात को पूरी ना हो। जैसे उसने अपने बालक को बचाने के कई प्रयास किए, आपको पता चलेगा कि उसने अपने बालक को बचाने के प्रयास किए, लेकिन क्या ये पूरा सेंटेंस है? आप कहोगे कि फिर आगे क्या हुआ, पूछोगे कि आगे हुआ क्या, तो आगे तो आप अर्धविराम लगाओगे, कहोगे किंतु सफल न हो सका। तो समझ गए ना, एक दूसरे पर निर्भर है, ये दोनों आधे आधे सेंटेंस, अधूरे अधूरे हैं दोनों एक दूसरे के बिना।
तो समझ गए ना, उसने अपने बालक को बचाने का प्रयास किए। आपने कहा फिर क्या हुआ, तो ये अर्धविराम लगा तो फिर बताएगा किंतु सफल ना हो सका। समझ गए ना? बस आपको ये समझना है, देखना, एक एक स्क्रीनशॉट लेते जाना है कंप्लीटली। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें तीसरा नंबर देख लेते हैं, अल्पविराम। ये आपका अल्पविराम का चिन्ह ऐसे होता है, अल्पविराम का चिन्ह आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ये। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोमा। अंग्रेजी में इसको कोमा बोलते हैं। और ये चिन्ह तो आपको पता ही है कि इसके चिन्ह के द्वारा इसको प्रकट करते हैं हम। इस चिन्ह का प्रयोग जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद में इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर एक ही प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं किंतु अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाता है। अंतिम शब्द होगा जो, आपको अगर कई शब्द एक साथ जोड़ने हैं तो आप अल्पविराम लगाते चले जाइए, अल्पविराम चले जाइए। जैसे मैं बोलूं कि राम सीता, फिर मुझे एक नाम, मुझे 3 नाम लिखने, तो मैं लिखूंगा और गीता। समझ गए ना आप? मैंने राम सीता, मुझे 3 नाम लिखने थे, लेकिन जो तीसरा नाम है उससे पहले मुझे और का प्रयोग करना है। ये आपको समझाना है इसमें, बस इतना समझ लीजिए। मानो मुझे अगर 4 नाम लिखने हैं, मैंने लिखा राम अल्पविराम, फिर लिखा श्याम, फिर अल्पविराम, फिर मैंने लिखा गीता अल्पविराम, फिर यहाँ अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम, लेकिन मुझे 4 शब्द लिखने हैं तो चौथा शब्द में लिखूंगा और मोहन। समझ गए? एक ही प्रकार के शब्द में आप अल्पविराम लगा सकते हैं, लेकिन जब अंतिम शब्द हो उससे पहले और लगाना है, ये समझाना है इसमें। जैसे इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? जैसे हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों के तुरंत बाद आ जाता है अल्पविराम। किंतु के बाद परंतु, क्योंकि आदि शब्दों के पहले आता है। इनके बाद और इनके पहले आता है। उपाधियों के लिए, पत्र संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा अपने घर परिवार और बच्चों को खो चुकी है। सीमा अपने परिवार और घर बच्चों को खो चुकी है। देखो, सीमा अपने घर परिवार हो गया, एक तो घर हो गया शब्द, दूसरा परिवार होगा, और तीसरा शब्द इसमें बच्चों है। इससे पहले और लगा है, देखो लगा है ना और, तो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नहीं, मैं नहीं आ सकता। आपने थोड़ा रुका, अल्पविराम ने, नहीं मैं नहीं आ सकता, नहीं, देखो लिखो ना, नहीं इनके बाद आता है, तो ये भी आपका हो गया। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि, लगा ना, थोड़ा डैश लिया, क्योंकि मेरा मन नहीं है, तो इसमें अल्पविराम लगा। थोड़ा रुके, फिर आपने दूसरा शब्द बोला, तो क्या? क्योंकि मेरा मन नहीं है। फिर कोई भी उपाधि हो, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, आप देख लो ये लगे हैं ये अल्पविराम, उनके बाद इसे। फिर आप कोई जैसे संबोधन, मान्यवर, महोदय, आपने देखा होगा, लिखते हैं आप सेवा में, ऐसे लिखते हैं। फिर लगता है ना सेवा में, श्रीमान, जो भी है। फिर आप फिर लिख देते हैं महोदय, फिर यहाँ कोमा लगाते हैं कि निवेदन इस प्रकार है, ये अल्पविराम लगाते हैं ना ऐसे ही, महोदय निवेदन इस प्रकार है। तो आप समझ रहे हो, थोड़े समय के लिए ठहराव जब होता है, अल्पविराम हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पर्सनवाचक, ये सबसे आसान है। 4 नंबर का जो पर्सनवाचक है सबसे आसान है। सभी जहां पर हम सवाल पूछते हैं इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन, अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। ये चिन्ह आप जानते हैं इसको, ये चिन्ह इसका है। और जिसमें आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखो उसमें जैसे क्या, पर्सनवाचक चिन्ह भी आपको पता कितने होते हैं? 11 के करीब होते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किसका, क्या, को, कब, कौन, कहाँ, किसका, कौन, हो गया। ये सब देखो, क्या, क्यों, कब, कैसे, इनको बोलते हैं WH फैमिली भी बोलते हैं इनको, WH फैमिली, इनको WH फैमिली भी बोलते हैं। जैसे देखो पहला आप देख सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ शब्द आ गया, हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, आया ना पर्सनवाचक चिन्ह। तुम कल क्यों नहीं आए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्यों नहीं आए, सवाल कर रहा हूँ ना, तो आ गया पर्सनवाचक चिन्ह। फिर क्या वह ईमानदार है, क्या कहा, वह ईमानदार है। जब आप संदेह प्रकट करते हो तब भी पर्सनवाचक चिन्ह आता है। जब आप संदेह प्रकट करते हो, या बात रखना, क्या, क्या कहा,
वह ईमानदार है, ऐसे ना देखो क्या कहा, वह ईमानदार है, संदेह प्रकट किया, तब भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में होता है। जब आप संदेह प्रकट करते हैं क्या वह ईमानदार है, तब भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यह विस्मयबोधक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तो सबसे आसान होता है, जहां पर हमारे मन में जो मन की जो भावनाएं जब हम प्रकट करते हैं उसके बाद में हम विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। इसको चिन्ह का संकेत ये है, जैसे आप हर्ष खुशी करते हैं, विषाद कोई दुख हो, विस्मय घृणा हो, आश्चर्य हो, करुणा भय, इन सब का प्रयोग प्रकट करते हैं। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, प्रयोग हुआ है ना वाह के बाद, कितना अच्छा मौसम। मित्रों, जैसे संबोधन अगर किसी को कर रहे हैं तब भी, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है, ये करते हैं। जैसे भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, उसमें भी तो संबोधन कर रहे हैं कि आगंतुक गणों, इस तरह से आप अगर किसी को संबोधन कर रहे हैं तब भी आप एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। देखो ये जानकारी आपको 2 मिनट वाली वीडियो में नहीं मिलेगी, ये याद रख लेना। 2 मिनट वाली वीडियो में ये नहीं बताएंगे, वो खाली वो बताते हैं कि बस काम चलाए हो जाए और कुछ नहीं। लेकिन जो एग्जाम्स में क्या वही पूछा जाता है, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी को इस तरह के शब्द दे दिए तो क्या आप क्या लगा पाओगे, समझा पाओगे क्या? तो ये समझना जरूरी है, डीपली जानकारी होनी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पुलिस में जाने के लिए है, एग्जाम है, आपको आज कंपटीशन इतना है कि ये इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं आते, डीपली जानकारी मांगी जाती है। नेक्स्ट, छठा है कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है। इनके बारे में आपको पता होगा, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट चिन्ह पढ़ते हो ना, आपको पढ़ते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब पढ़ाए जाते हैं आपको, तब उनमें जैसे इन्वर्टेड कोमा इसको बोलते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ इनकी प्रयोग किया जाता है बता, जैसे किसी महान व्यक्ति की उक्ति, किसी को शब्दों को जो का त्यों रखने में, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैंने, जैसे मुझे राम ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो फिर मैं श्याम से कहता हूँ कि श्याम ने कहा कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा। मैंने उसकी बात को जो का तो कहा, लेकिन जो की शब्द है उसकी जगह क्या आ जाता है, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया जाता है। अब जैसे किसी महान व्यक्ति की उक्ति, जैसे हम कहें कि तुलसीदास जी ने कहा, श्री राम जी ने कहा, या फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन सब के पद में ये लगते हैं, जैसे क्या लगता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। समझ गए आप, तुलसीदास जी ने कहा, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेमानंद जी कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि ये कहते हैं महान व्यक्ति जो हैं उनकी उक्ति को। फिर हम करते हैं कि शब्द को जो, जैसे मित्रों, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। अच्छा ये तो दूसरे वाला ही होगा, ये गलत है। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है, संबोधन वाला, ये नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए, ये दूसरे वाला ही है, इसको छोड़िए, ये नहीं है। ठीक है, आप पहला देखिए, तुलसीदास जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। तो ये था आपका उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। नेक्स्ट देखते हैं, ये योजक चिन्ह सातवां है, योजक चिन्ह, जिसको हम हाइफन बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं। योजक चिन्ह मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा कौन से समास में प्रयोग होता है, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है योजक चिन्ह का, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए, समासिक पदों में, जैसे द्वंद्व समास समझ गए ना, तुलना करनी हो, जैसे सा सी से, कैसे अलंकारों में तुलना करते हैं तब के पहले, और समानार्थी शब्दों में, विलोम शब्दों में, इन सबको हम देखते हैं। दो शब्द को जोड़ना यानी माता पिता, माता और पिता, समझ गए ना, ये द्वंद्व समास है इसमें, माता पिता। इसके बीच में समासिक पदों में, जैसे चांद सा मुखड़ा, तुलना हो गई ना, सासी से, चांद सा मुखड़ा, लग गया इससे पहले, सा से पहले, योजक चिन्ह। फिर है मान मर्यादा, मान और मर्यादा दोनों समानार्थी है, समानार्थी है, ये तुलना हो रही है यहाँ पर। ठीक है, खाना वाना, समानार्थ, खाना वाना जो होते हैं आप देखते होगे, कुछ होते हैं ना, एक सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, कुछ होते हैं सार्थक और निरर्थक।
सार्थक निर्थक, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी वोटी खा लो भैया, बोलते नहीं, रोटी वोटी, देसी भाषा है ये, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। रोटी वोटी, खाना पीना, खाना पीना भी होता है, खाना पीना, खाना वाना खा लीजिएगा। पानी वाणी पी लीजिएगा, पानी वाणी पी लीजिएगा, ये इस तरह के में भी प्रयोग होता है। सार्थक एक शब्द और एक निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं, उस तरह से पानी वाणी। फिर होते हैं आपका किसमें, विलोम शब्द में, जैसे खट्टा मीठा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको। एक बार तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा इसको, अपनी नोटबुक में इसको उतारिए और चिन्हों को सबसे पहले आप क्या करिए, इन सभी चिन्हों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर उसके बाद इनका नाम पढ़ते रहिए, जैसे बोलो योजक चिन्ह, फिर दूसरी साइड उसको बना करके देखो कि योजक चिन्ह कैसा होता है, कि योजक चिन्ह ऐसा होता है। इसी तरह चिन्हों को याद करो, सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जिसमें किसी चीज का निर्देश दिया जाता है, निर्देशक चिन्ह है। ये इसका सांकेतिक चिन्ह है, देख सकते हैं, डैश बोलते हैं इसको, कहते हैं ना, डैश लगा दीजिएगा। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, देखो योजक चिन्ह थोड़ा छोटा सा होता है और ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसका प्रयोग जैसे संवादों के लिए, समासिक पदों के, कहाँ लिख, जैसे कहना, लिखना, बोलना, बताना, शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे महेश हमने संबोधित करा, जैसे महेश को हमने देखा था ना, इसे ना संवादों के लिए। तुम यहाँ कब आए, निर्देश, महेश तुम यहाँ कब आए, संवाद हो गए। जैसे गांधी जी ने कहा, जैसे कहना, लिखना, बोलना, बताना हुआ ना। हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा, उसके बाद लगेगा डैश, हिंसा मत करो, कहना होगा ना। जैसे उसने यह लिखा, आप लिख सकते हैं कि उसने यह लिखा, यहां लगा होगा डैश, निर्देशक चिन्ह। उसने यह लिखा, यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, इस तरह। तो जैसे किसी ने कुछ लिखा है वो, जैसे गांधी जी ने कहा, उसने यह लिखा, उसने यह बोला, यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, डैश। नेक्स्ट देख लेते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह तो आप जानते होंगे, कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ तो रेखा कोष्ठक बोलते हैं, फिर ये छोटा कोष्ठ होता है, फिर ये मंझला कोष्ठ इसको बोलते हैं, जो ये मंझला कोष्ठ है, फिर ये बड़ा कोष्ठ बोलते हैं, समझ गए। ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। कोष्ठक चिन्ह को आप ऐसे चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है, आपको पता ही है। और इनका प्रयोग क्या होता है, जैसे कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नाटक में अभिनय करने वाले को, निर्देशों को, जैसे आपने देखा होगा, जब एक चीज मैं बताऊंगा, अभी देखो पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर बताता हूँ। आपका सामर्थ्य, आप उस सामर्थ्य कि आपका सामर्थ्य, तो आप अगर इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं तो छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, सामर्थ्य मतलब शक्ति, लिख दिया ना। जैसे कभी हम लिख देते हैं कि, मैं आपको कैसे इसमें बताऊं, सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य जैसे शक्ति हो गया। और भी जैसे आप एक चीज के जब दो अर्थ होते हैं, आप किसी का अर्थ स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं। दूसरा है जैसे सीता, आगे बढ़ते हुए, ए धरती माँ मुझे अपनी गोद में संभाल ले। आपने देखा होगा जब आप कोई पिक्चर देखते हैं या फिर कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें जो आपका जो चलता रहता है ना, सब टाइटल चलता रहता है, कैप्शन चलते रहते हैं, कैप्शन, उसमें कैप्शन में लिखा रहता है कि सीता, जैसे फिर सीता, फिर कोष्टक चिन्ह में लगाया, उसके आगे फिर आगे बढ़ते हुए, फिर उसकी बात की जाएगी, हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में संभाल लो। फिर कभी कभी देखो होगा आपने, उसमें बोलते कि पार्श्व म्यूजिक, पार्श्व म्यूजिक, संगीत, धुन, ये सब कैप्शन चलते रहते हैं उस तरह नाटकों में भी। तो उस तरह से ये अभिनय करने वाले को जब निर्देश देते हैं, उस समय भी ये इसका प्रयोग किया जाता होगा। सामर्थ्य किया जाता है, और आपका सामर्थ्य से, सामर्थ्य को हमने प्रकट करा कि शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य को हर कोई जानता है। अगर आप किसी शब्द के, कठिन शब्द है कोई, उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं से क्या कहता हूँ, जैसे उर्दू में इनका प्रयोग ज्यादातर होता है। उर्दू में, उर्दू का शब्द आपने कोई लिख दिया, फिर आप ब्रैकेट में उसका हिंदी में लिख देंगे कि इसको हिंदी में ये बोलते हैं, तो वहां पर भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं चिन्ह आपका। नेक्स्ट आपका हंसपद। हंसपद यानी त्रुटिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको। हंसपद का मतलब होता है कि हंस के पैरों के समान होने के कारण, करट बोलते हैं इसको, हंस के पद के समान होने के कारण, हंस के पैरों के समान होने के कारण इसको हंसपद बोलते हैं। आपने अगर कोई सेंटेंस लिखा और आपसे अगर गलती हो जाती है, तो आप क्या करोगे
ये जो हंस पद लगा करके उसके ऊपर लिख दोगे। जैसे कभी कभी हमारी मिस्टेक बहुत सारी हो जाती है, जैसे टीचर हमें बोल रही है, जब टीचर कुछ क्वेश्चन बोलते हैं या फिर आपने कभी क्लासरूम में गए हो, टीचर कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुमने जल्दी जल्दी में खून भूल गए लिखना, तो फिर कहोगे यार क्या था फिर टीचर कहेगा इसमें खून लिखो भैया, खून तुम मुझे खून दो, फिर कहोगे अरे ये तो गलत हो गया, मैं लिखता हूँ दोबारा, तो फिर क्या करोगे? अगर आप ये हंस पद लगा करके उस पर लिख दोगे खून, तो ये वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई इसको गलत नहीं काटेगा, नहीं कोई ये कहेगा कि तुमने ये क्या कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, उसमें अगर आपको कुछ लिखना है ऊपर, अगर कभी कभी आपका कोई अक्षर, ये जो ना नॉर्मल जिंदगी के लिए भी जरूरी है ये सब चीज़ें जो विराम चिन्ह है। एक बात को मैं बता दूं, ये केवल पढ़ाई पढ़ाई के लिए नहीं, नॉर्मल जिंदगी में भी इनका यूज बहुत होता है, आपको पता चलेगा। अब मान के चलो आपने क्या करा, आपने कोई चीज़ लिख दी, मैंने कहा आपने लिखा तुम मुझे दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या आप पेज फाड़ दोगे क्या? सोचो, अगर आपने किसी को लिख रहे हो ये, तो क्या आप पेज फाड़ दोगे? पेज नहीं फाड़ोगे ना। जैसे कहा कि महेश, एक चीज़ देखो, जैसे महेश और सुरेश, सुरेश दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे आपने लिखा, फिर आपने कहा अरे नहीं यार ये तो गलत हो गया, मुझे लिखना था मेरे साथ जाएंगे, इसमें ये कैसे करूँ? फिर आप क्या करोगे? कॉपी उठाई और पेज फाड़ दिया। लेकिन नहीं, आप इसमें क्या करोगे, लगाओगे हंस पद और यहाँ लिखोगे मेरे साथ, ये हो गया आपका कंप्लीट। और ये आपको ऑफिशियली कोई भी गलत नहीं बताएगा, और ना ये बताएगा कि ये क्या गंदगी मचा दी पेज पर के ये वो कर दिया। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हंस पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी कोई गलती छुपाने के लिए, गलती को सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका लाघव चिन्ह। ये आपका लाघव, ये बिंदी लाघव। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी चीजें शॉर्ट्स में लिखते हैं, पर उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं फिर, इसको इसलिए साइन ऑफ एब्रिविएशन बोलते हैं। कोष्टक चिन्ह को, अच्छा कोष्टक नहीं, लाघव चिन्ह है आपका, लाघव चिन्ह को इन द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें लिखा किसी भी, इसका प्रयोग किसी भी वाक्य या शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा ओ नी नी नी, लिख देते हैं ना, लाघव चीनी तो है ये। अब जीरो भी लगा देते हैं, वो जीरो सी भी लगा देते हैं, वो भी लाघव चीनी माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऊ, इसका अर्थ क्या हुआ, उत्तराखंड नगर निगम। जैसे ऊ और प्र लिख दिया, इसका मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये लाघव चिन्ह होते हैं। अब आपको पता चल जाएगा। जैसे एक चीज आपने देखो हर जगह लिखते लो नी वा, इस तरह लिखा जाता है ना, लोनी वी, इस तरह लिखा जाता है, बहुत सारा लिखा रहता है, पीडब्ल्यूडी वाले लिखे रहते हैं इसको। ये वाला ये लाघव चिन्ह है, इसका मतलब होता है लोक निर्माण विभाग। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा, और आप सोचते होंगे कि पता नहीं क्या मतलब है इसका, ये लाघव चिन्ह इसमें लगा देते हैं ये, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी चीज़ें आप शॉर्ट्स में लिख लेते हैं। जैसे एक होता है लोप चिन्ह, ये डॉट 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 डॉट, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं इसको, लोप चिन्ह को। ये मिस्टेक यार बहुत उसमें हो गया, लोप चिन्ह को इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ना हो, उस अंश को छोड़कर वाक्य में लिखना हो, तब किया जाता है, डॉट डॉट के दर्शाया जाता है। जैसे रहीमन पानी राख, ये खाली स्थान, लोप चिन्ह को आप बोल सकते हैं, लोग मैं आपको आसानी भाषा में, जैसे खाली स्थान भरो, ये खाली स्थान आप भरवाते हैं जब छोटे बच्चों की, तो ये खाली स्थान जो होता है वही आपका लोप चिन्ह होता है, याद रख लेना। कि रहीमन पानी राखियो मानुष चून, तो इसमें ये आए खाली स्थान भरना है आपको, ये लोप चिन्ह भरना है, तो रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, और पानी गए न, पानी गए न उबरे, फिर यहाँ आएगा मोती मानुष चून। अब कंप्लीट हो गया ना, ऐसे। फिर जैसे कल करे सो आज, फिर आ गए, इसको कंप्लीट करो, आज कर, कल करे सो आज कर, फिर लिखोगे आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर इसके आगे ये लिखा जाएगा बहुरी करेगो कब। समझ में आ गया? तो आप लोप चिन्ह को आप ऐसे खाली स्थान भरो, जहां आपको खाली स्थान भरने के लिए बताया जाए, आपको लगता है कि इसके बीच की लाइनें गायब है, वहां लोप चिन्ह रहेगा आपका।
इतना आपको समझना है। इसका लास्ट देखते हैं, रेखा चिन्ह। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादातर आप प्रयोग कर लेते हैं। हर एक चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को जब आप करते हैं, जब आप किसी चीज़ पर जोर देते हैं, आप किसी चीज़ को प्रकट करना चाहते हैं, वहाँ पे जैसे आपने कोई छुट्टी लिखी किसी को, तो जैसे आपने कहा कि 3 दिवस का आकस्मिक अवकाश, तो आप क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट मतलब इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कर दिया अंडरलाइन, ताकि ये उस उनकी नज़रों में स्पष्ट रूप से आ जाए। आप इस पर पूर्ण जोर दे रहे हैं कि आप इसको देखिए। पूर्ण जोर जब दिया जाता है किसी चीज़ पे, जैसे 5 दिवस, जैसे माता की तबीयत खराब है, जैसे कहा कि माता की तबीयत खराब है, माता की तबीयत, तो आप इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ताकि वो जो छुट्टी देने वाला है अधिकारी आपका, वो समझ सके कि इसने जोर इस चीज़ पे वो उसके सामने तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, वो तुरंत पढ़ लेगा इसको कि हम माता की तबीयत बीमार है, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब जैसे महत्वपूर्ण शब्द, देखो ना, महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित किया, जैसे हर हम सभी दिवाली आपने मना, दिवाली बेस्ट, पर किसकी, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो जो हाईलाइटेड शब्द थे, जो शब्द थे महत्वपूर्ण, आपको उनको हाईलाइट करते हैं कि दीपावली गणेश जी पूजा करते हैं। समझ गए आप। जैसे कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये लिखा, तो आपने दिल्ली को कर दिया अंडरलाइन। आप समझ जाओ, अगर लोग इस पर फिर थोड़ा पैनी नज़र से देखेंगे कि दिल्ली जा रहा है। आसान भाषा में बता दूं, अगर आप किसी भी शब्द को ये चाहते हैं कि वो उसकी नज़रों में तुरंत आ जाए, वो तुरंत इसको देख ले, तो रेखा चिन्ह का प्रयोग होता है। अंडरलाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। रेखांकन बोलते हैं इसको, रेखांकन, रेखांकन भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेखांकन। समझ गए। ये थे आपके 13 चिन्ह। और ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, एक नहीं 2 बार देखिए कंप्लीटली। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने बाद एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, विराम चिन्ह से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कमेंट में, प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आसान भाषा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। अगर पसंद आ गई ना, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।